साथियों, आज वाली क्लास में अपन रूसो के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बीए पाठ करती है, आपका राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यानी कि पाश्चात्य तार्किक विचारक, तो उसमें आपके 3 विचारक दिए हुए हैं सिलेबस में, संवेदनावादी विचारक जो है ऑब्सन, लॉक और रूसो। तो तीसरा जो विचारक है रूसो, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उसकी जो रूसो का सामान्य परिचय है, जीवन परिचय, उसके बारे में अपन को पढ़ना है। रूसो की जो रचना है उसके बारे में अपन को आज पढ़ना है। और तीसरी बात अपन पढ़ते हैं कि रूसो को जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें बातें की, मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की है और प्राकृतिक अवस्था के बारे में यहाँ रूसो ने चर्चा की है। तो इन टॉपिकों के बारे में आज अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले साथियों जो रूसो का जो है सामान्य परिचय अपन पढ़ेंगे यहाँ। तो जो रूसो का जैसे जीवन अपन देखते हैं तरह से, तो समुचित शिक्षा प्रणाली अगर रूसो की देखें तो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो रूसो की शिक्षा प्रणाली है वो ढंग से नहीं हो पाई। जो उसको पिता था यानी कि उसके पिता ने जो उसकी शिक्षा की जो व्यवस्था थी उसको सही ढंग से नहीं दिला सके। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल निरर्थक उसकी साबित हुई। लेकिन उसमें एक तरह से अपन देखिए सारूप में तो उसमें जन्मजात प्रतिभा थी और इस प्रतिभा का उसने काफी समय बाद उसमें लिया निबंध के द्वारा, अकादमी के द्वारा उसने निबंध लिखा। उसमें काफी निबंध में जब प्रतियोगिता में वो विजयी रहा तो अपने जो जीवन की भावनाएं थी उसमें काफी परिवर्तन उसने किया। उसने ठीक है, उसने 2 निबंध लिखे। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पहला निबंध लिखा उसमें वह पुरस्कार प्राप्त करता उसमें रहा। उसके बाद उसने रचनाएं लिखी, मानव स्वभाव का उसने चित्रण किया। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो रूसो का जो जन्म है साथियों वो मैंने यहाँ लिखा है 1712 में हुआ है और उसकी मृत्यु है वो 1778 में यहाँ भी है। एक उसका बहुत बार कोटेशन देखने को मिलता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है। ठीक है, ये कोटेशन बहुत जगह आपको देखने को मिला। तो ये जो कोटेशन यानी कि रूसो के द्वारा ही दिया गया है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था और वह बहुत कम लेखकों की कृतियों में संसार के प्रति उनकी भावात्मक प्रतिक्रिया स्पष्ट और सच्चे रूप में झलकती है जितनी कि रूसो की कृतियों में झलकती है। यानी कि जो रूसो का जन्म हुआ तो जन्म के समय यानी कि प्रसव काल के समय ही जो रूसो की मां है उसका देहांत हो गया और यानी कि उसके लालन पोषण का जो भार है वो उसके पिता पर पड़ गया। लेकिन जो उसका पिता था वो भी दुरुपयोगों का शिकार था, यानी कि उसमें अनेक अवगुण मौजूद थे और उसका जो प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा यानी कि रूसो पर पड़ा और रूसो भी जो है पिता के साथ दुर्व्यसनों का एक तरह से शिकार हो गया। कोई शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था उसके लिए नहीं थी। तो रूसो का जो जन्म है वो 1712 ईस्वी में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ है। 1712 में यह लिखा है, जेनेवा में हुआ है। उसकी मां की मृत्यु उसके प्रसव काल में ही हो गई, यानी उसकी मां की मृत्यु उसके जन्म के समय ही हो गई, इसलिए उसके लालन पोषण का भार उसके पिता पर पड़ा। उसका पिता एक कुशल घड़ीसाज किंतु अस्थिर चरित्र का था, यानी कि घड़ी का जो मिस्त्री होता है कुशल घड़ीसाज था लेकिन अस्थिर चरित्र का था और उसमें उत्तरदायित्व की जो भावना थी वह नहीं थी, इसलिए वह रूसो की नियमित शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सका। शिक्षा देना तो दूर, उसने तो अपने पुत्र को अपने अवांछनीय व्यसनों का साथी बना लिया, यानी कि रूसो में जो है अनेक प्रकार के अवगुण उसमें पैदा हो गए। 16 वर्ष की इस अवस्था से उसकी आवारागर्दी का युग प्रारंभ हुआ जो कि लगभग 14 वर्ष तक चला, यानी कि अनेक दुर्गुण उसमें मौजूद हो गए और शिक्षा की कोई व्यवस्था उसके जीवन में नहीं हो सकी। इस काल में उसका कोई ठिकाना नहीं रहा और वह दर दर भटकता रहा। इस बीच उसे अनेक दयालु शासक भी मिले परंतु अपने अहंकार और विशिष्ट व्यवहार के कारण उसकी किसी से स्थायी मित्रता नहीं हो सकी। लेकिन कई विद्वान लोगों के संपर्क में आए लेकिन उन दुर्गुणों की वजह से वह किसी से भी मित्रता नहीं कर सका। कौन? यहाँ रूसो। रूसो के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और उसे नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु उसमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी, यानी कि जन्म से मस्तिष्क से एक तरह से इंटेलिजेंट आदमी मनुष्य को कह सकते हैं।
1749 ईस्वी में अपनी इस प्रतिभा को दिखाने का उसे मौका मिला। इस वर्ष डिजान की अकादमी ने, यानी कि वहां की कोई डिजान की अकादमी थी, तो अकादमी ने सर्वोत्तम निबंध पर पुरस्कार घोषित किया, यानी कि उसके लिए एक निबंध लिखना था और निबंध में जो विजेता रहेगा उसको बहुत अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। यानी कि ये बात जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि जो रूसो ने सर्वप्रथम फ्रांस की जो डिजाइन अकादमी के लिए निबंध लिखा उसका विषय क्या था, क्योंकि ये बात पूछी गई है, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी गई है ये बात। तो ये बात जो आपको परीक्षा में 2 नंबर के सवाल में पूछी जा सकती है कि उस निबंध का विषय क्या था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य के नैतिक विकास में योगदान दिया है अथवा उसको विशुद्धिकरण या करने में। विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में, तो ये उसका निबंध का विषय था। रूसो जीवन की कटुताई भोगने के कारण समाज के विरुद्ध विद्रोही बन चुका था, यानी कि समाज जो है उसको एक तरह से बुरा लगता था। उसने अपने निबंध में लिखा था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया है, यानी कि विज्ञान और जो कला की प्रगति है उससे मनुष्य का नैतिक पतन हुआ है। अतः यदि उसे अपना सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। तो निबंध में उसने लिखा कि मनुष्य को अगर शांति स्थापित करनी चाहिए या उसको अपना प्राचीन समय चाहिए तो उसको प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना चाहिए, प्राकृतिक जीवन उसको अपनाना चाहिए। इस निबंध में एक स्थान पर वह लिखता है कि हमें फिर से हमारा अज्ञान, भोलापन और निरंतरता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। उसने निबंध में लिखा कि हमें फिर से हमारा अज्ञान, भोलापन और निरंतरता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। इस निबंध ने न केवल पुरस्कार जीत लिया बल्कि विवेक के कृत्रिम समाज में एक बड़ी हलचल मचा दी, यानी कि पुरस्कार उसको मिला और बहुत सी जो उस समय के समकालीन विचारक थे उन पर भी इस निबंध का बहुत बड़ा प्रभाव एक तरह से पड़ा। क्रांति की यह प्रथम झंकार थी। पेरिस के साहित्यिक क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु रूसो के जीवन पर इस सम्मान की प्रतिक्रिया विपरीत हुई। उसने अभद्र समाज से संबंध विच्छेद करके निम्न वर्ग के साथ घनिष्ठ मेल मिलाप शुरू कर दिया, यानी कि जो निम्न वर्ग था उसके साथ उसने जो है मेल मिलाप करना शुरू कर दिया। अपनी ओर आकर्षित धनाढ्य महिलाओं का संसर्ग छोड़कर एक दरिद्र और अशिक्षित धोबन के साथ वह रहने लगा, यानी कि धनी जो महिलाएं थी उनके साथ छोड़कर वह दरिद्रों के साथ एक तरह से रहने लग गया। यहाँ की संगीत की प्रतिलिपि करके बड़ी कठिनता से अपनी सूखी रोटी कमा पाता था, यानी कि जो निबंध में उसको पुरस्कार मिला लेकिन उसके विपरीत उसने आचरण किया, निम्न वर्ग के लोगों के साथ रहने लगा और पैसा का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाता था। प्रतिभाशाली रूसो के मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान सा आया हुआ था और उसने अकादमी द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए पुनः 1754 ईस्वी में निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि 1754 में दोबारा उसने जो है अकादमी के लिए निबंध लिखने के लिए जो है प्रस्तुतिकरण किया, भाई मैं दोबारा से निबंध प्रतियोगिता में भाग उसने लिया। उसके निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, यानी कि दोबारा जब निबंध लिखा गया तो उसका विषय था कि असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। यह निबंध निजी संपत्ति की संस्था पर उसका एक कड़ा प्रहार था, यानी कि निजी संपत्ति पर उसने एक कड़ा प्रहार किया। उसने कहा था कि संपत्ति पर अधिकार, उसने कहा था कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति, यानी जो समाज में विषमता फैली हुई है उसका कारण क्या है, निजी संपत्ति, जो कि नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है, यानी कि जो कि नितांत और अनौचित्यपूर्ण है। जिन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया उनकी सुरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है, यानी कि जिन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया उनकी सुरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है। वह लिखता है, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमाकर यह कहना प्रारंभ किया कि यह भूमि मेरी है, यानी कि रूसो कहता है कि वह प्रथम व्यक्ति यानी कि जिसने एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया और कहता है कि यह भूभाग है जो कि मेरा है, और इसकी इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया और जो समाज के अन्य अल्पज्ञानी थे उन्होंने इस बात को एक तरह से
स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक हो गया। निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उनकी रक्षा करने के लिए, यानी कि जो गरीब समाज का जो तबका है वो ये सोचता है कि ये जो भूस्वामी हैं उनकी रक्षा का कार्य करेंगे, परंतु कुछ दिनों में वे राज्य के वास्तविक रूप को समझ लेते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। यानी कि इन बातों को गरीब वर्ग है जो समझ लेता है, लेकिन वो राज्य के लिए जो है इन चीजों को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो यद्यपि जो रूसों का जो द्वितीय निबंध था वो प्रथम से ज्यादा तर्कसंगत था, रूसों का जो द्वितीय निबंध था प्रथम से अधिक तर्कसंगत था, किंतु विषय वस्तु तत्कालीन धनी समाज और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण पुरस्कार उसे न देकर एक अन्य व्यक्ति को दिया गया। यानी कि फ्रांस यानी कि निजी संपत्ति पर उसने कड़ा प्रहार किया, तो जो धनी वर्ग था फ्रांस का, ठीक है ना, उसके विरुद्ध उसने प्रहार किया था, और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण, यानी कि उसके अनुकूल न होने के कारण वो निबंध का पुरस्कार रूसों को न देकर किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ दिया गया। पुरस्कार उसे न देकर एक अन्य व्यक्ति को दिया गया जिसकी कृति रूसों की कृति की अपेक्षा हीन थी। इस घटना से रूसों के हृदय में समाज के प्रति और अधिक कटुता आ गई। 1762 ईस्वी में उसने पेरिस छोड़ दिया और जीवन के शेष 16 वर्ष के उसने एक खानाबदोश के रूप में व्यतीत किए। 1778 में उसका देहांत हो गया। तो ये था उसका सामान्य जीवन परिचय, यानी कि लास्ट में उसने जीवन की कुछ खानाबदोश की तरह उसने जीवन व्यतीत किया और 1778 में जो है उसकी डेथ हो गई। तो ये था एक तरह से रूसों का सामान्य जीवन परिचय। अब साथियों हम पढ़ते हैं रूसों की रचनाओं के संदर्भ में, यानी कि उसने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। हाँ, तो साथियों यहाँ पर देखते हैं रूसों की जो रचनाएं हैं वो आप अपने नोट में भी नोट कर लें। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ जा सकती है आपको एग्जाम में। तो रूसों की जो रचनाएं हैं, सबसे पहले मैंने लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक समझौता। दूसरी है हमारे जो शिक्षा से संबंधित है। नंबर तीसरी जो रचना है डिस्कोर्स ऑन आर्ट एंड साइंसेज, और नंबर 4 है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। हालांकि इसकी रचनाएं और भी हैं, लेकिन जो मोस्टली जो रचनाएं हैं वो 4 हैं। तो ये आप नोट कर लें कि इनमें इनके बारे में जो है आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। यही आपसे पूछ लिया कि रूसों की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो साथियों अब आगे अपन बात करते हैं कि रूसों का सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी कि रूसों ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है उसमें कौन कौन सी बातों का यहाँ चित्रण किया है। रूसों ने जो सामाजिक समझौता दिया उसमें मानव स्वभाव उसमें चर्चा करी, प्राकृतिक अवस्था की उसने चर्चा करी, ठीक है। यानी कि जो हॉब्स ने सामाजिक समझौता दिया, तो इससे पहले अपन ने जॉन लॉक पढ़ा, हॉब्स पढ़ा, तो हॉब्स ने मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है यहाँ, तो मानव स्वभाव को उसने बहुत ही जंगली प्रवृत्ति वाला क्रूर मनुष्य बताया है, ठीक है, हॉब्स ने। जॉन लॉक ने जो है मनुष्य को शांत प्रिय स्वभाव वाला मनुष्य बताया है, ठीक है। और जो है रूसो जो है मनुष्य मानव स्वभाव के बारे में चर्चा करता है कि मनुष्य शांति प्रिय तो है, लेकिन वह एक आदर्श बर्बर की तरह जीवन व्यतीत करता है। तो मानव स्वभाव के बारे में क्या कहता है रूसो कि मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा का अध्ययन उन 2 निबंधों के आधार पर किया जा सकता है जो उसने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखे थे, यानी 2 निबंध उसने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखे थे। इस संबंध में उसकी विचारधारा हॉब्स तथा लॉक दोनों से नितांत भिन्न है, यानी कि हॉब्स और जॉन लॉक से अलग विचारधारा उसने मानव स्वभाव के बारे में दी है। हॉब्स मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है, यानी कि जो हॉब्स जो है मानव स्वभाव को जो है कपटी और क्रूर मानता है, ठीक है। लेकिन रूसो क्या कहता है कि अगर मानव स्वभाव ऐसा क्रूर होता तो आने वाली पीढ़ियां वो उसकी नहीं चल पाती। रूसो इस संबंध में कहता है कि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर और हिंसक होता
तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी, यानी कि मानव पीढ़ी है 1-2 पीढ़ी तक की वो चल सकती थी। और वर्तमान समय में हमें हमारे बंधु बांधवों की मृत्यु पर शोक के बजाय हर्ष होना चाहिए। दूसरी ओर जो लोग ने जो विशेषता बताई, दूसरी ओर लोग ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों से पूर्ण और नैतिक मान, यानी कि मनुष्य को सद्गुणों से पूर्ण माना है जो लोग ने। लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था, यानी कि बुद्धि द्वारा चालित भावनाओं से वो व्यवहार करते थे। और ये भाव मुख्यतः 2 थे, प्रथम आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति और दूसरा है दया की भावना से, ठीक है। लेकिन इन दोनों तर्कों के भिन्न रूसो क्या कहता है कि रूसो का मानना है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य निष्पास और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव के बारे में रूसो कहता है कि मनुष्य का स्वभाव लगभग पशु तुल्य निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था, यानी कि बुद्धि का उसमें अभाव था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था, यानी कि एक अच्छा बर्बर, ठीक है ना, यानी कि अच्छा हो लेकिन वह बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाला आदर्श बर्बर की उसने संज्ञा नहीं है। तो मानव स्वभाव को इस प्रकार की वो विशेषता बताता है। तो मानव स्वभाव के बारे में उसने बताया है। अब दूसरी बात वो करता है यहाँ प्राकृतिक अवस्था, ठीक है ना। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के बारे में वो क्या कहता है, रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था न तो हाब्स के समान सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और न ही लौकिक शांति व सदिच्छा की अवस्था जैसी थी। यह एक ऐसी अवस्था थी जिसमें व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था, यानी कि हॉब्स और जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था की धारणा बताई है उससे अलग धारणा बताई है यहाँ रूसो ने कि मनुष्य का जीवन पशु के समान था, लेकिन वो अकेला था, पशु जैसा अकेला जीवन व्यतीत करने का था। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी, यानी कि रूसो प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहता है कि वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। वास्तव में वह एक ऐसी आदर्श अवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन इसे आसानी से किया जा सकता है। उसके अनुसार आदिम मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, यानी कि जंगली जीवन के समान उसका जीवन था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी और वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और छोटे बड़े का कोई भेद नहीं था। पशुओं की भांति न तो उसका कोई निश्चित घर था और न ही कोई चिंता। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली था, यानी कि जंगली तो था लेकिन उसको उत्कृष्ट जंगली की संज्ञा यहाँ रूसो ने दी है। उसमें सभ्य मनुष्यों वाले दुर्गुण न थे। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक न रह सकी। लेकिन प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन अधिक समय तक ये अवस्था बरकरार नहीं रह सकी। क्यों नहीं रह सकी? क्योंकि जिन लोगों ने भूमि पर अधिकार कर लिया, जिन लोगों के पास थोड़ी सी संपत्ति थी, यानी कि ये आदर्श अवस्था निजी संपत्ति के कारण अधिक समय तक बरकरार नहीं रह सकी। क्योंकि जिन लोगों के पास संपत्ति हो गई और जो लोग निर्धन थे, तो संपत्तिशाली निर्धन लोगों का यहाँ विरोध करने लग गए। क्योंकि यह जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको नष्ट करने में निजी संपत्ति का योगदान यहाँ अधिक रहा है। कालांतर में मानव जाति की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जलवायु की भिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों में रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न हो गए और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। यानी कि लोगों का जैसे जैसे समय बीता, लोगों में असमानताएं बढ़ने लगी, ठीक है ना। भौगोलिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर, यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया, यानी कि जो
जो सुख शांति की अवस्था थी उसको नष्ट करने का कार्य किसने किया? यहाँ संपत्ति ने। मानव मस्तिष्क में मोह ने जन्म लिया, यानी कि मनुष्य के मन में एक तरह से मोह उत्पन्न हो गया अपने परिवारों के लिए, और उसने यह सोचना शुरू किया कि यह भूमि जिस पर वह रहता है यदि वह उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई जमीन खोजने की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि मनुष्य सोचने लग गया कि जिस भूभाग पर मैं रह रहा हूं अगर ये भूमि मेरी हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बस इस भावना के उत्पन्न होते ही संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति काबू हो गई। यानी कि इस प्रकार का लालच मनुष्य के मन में पैदा हो गया और इसी कारण से जो मनुष्य की सुख शांति थी वो उससे दूर हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा के कारण मनुष्य में आपस में संघर्ष प्रारंभ होने लग गए। शक्तिवान व दूरदर्शी लोगों ने अच्छी व अधिक भूमि ले ली, यानी कि जो शक्तिशाली थे, ज्ञानी थे, उन्होंने अच्छी भूमि पर कब्जा कर लिया, और औरों को कम और खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं है। जो निम्न वर्ग था, गरीब था, अल्पज्ञानी था, उसको बेकार भूमि मिली या फिर मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं कि समाज में संघर्ष प्रारंभ हो गया। एक तरफ धनी वर्ग, एक तरफ गरीब वर्ग। लूट खसोट, चोरी, हत्या, अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो उठा। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना, यानी कि इस लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए, शांति से जीवन जीने के लिए व्यक्तियों ने एक अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। वह कहता कि संभवतः ऐसी अवस्था न कभी थी और न होगी है, पर यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझना चाहते तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। तो जो इस प्रकार से जो है रूसो राज्य की स्थापना की बात करता है, यानी कि लोगों ने अपने शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सामाजिक अनुबंध के आधार पर जो है व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना करी। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं अनुबंध या सामाजिक समझौता, यानी कि किस प्रकार से उन्होंने अनुबंध या सामाजिक समझौता किया है। हाँ, तो साथियों यहाँ अपन देखते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने यहाँ समझौता किया है। तो अनुबंध या सामाजिक समझौता, ठीक है, तो अनुबंध या सामाजिक समझौता उन्होंने जो है अपनी प्राकृतिक अवस्था से समाज में संघर्ष से छुटकारा पाने के लिए किया है। तो सामाजिक समझौते में शहर स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। यानी सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और अपने अधिकारों का त्याग करते हैं, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि मानव समाज के लिए किया गया। यानी एक व्यक्ति विशेष के लिए बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए अधिकारों का त्याग यहाँ किया गया है। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है। यानी कि समझौता किया तो उसमें एक सामान्य इच्छा उभर कर सामने आती है, सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है। यानी कि सामान्य इच्छा के तहत जो है अपने समस्त अधिकारों का त्याग वो करता है तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों का एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। यानी कि संपूर्ण अधिकारों का एक समूह के रूप में त्याग कर दिया और व्यक्ति जो है उस समूह का व्यक्ति बन जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। यानी इस प्रकार से
जो संयोग से उत्पन्न समूह का नाम उसने राज्य या राजनीतिक समाज दिया है। अब जो रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता बताया गया उसकी विशेषताएं अपने यहाँ देखते हैं। कौन सी विशेषताएं रूसो बताता है? सबसे पहली रूसो विशेषता बताता है कि रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? कि पहला व्यक्तिगत और दूसरा है समूहगत, यानी कि दो रूप दिखाई पड़ते हैं, व्यक्तिगत और दूसरा है समूहगत। समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, यानी कि अपने अधिकारों का समर्पण, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरन समाज के प्रति किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति भी इस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है। इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते समूहगत व्यक्तियों के आधार पर भी अपनी शक्तियां फिर से प्राप्त कर लेता है, यानी व्यक्ति समूह का अध्यक्ष होगा तो वो शक्तियां उसको फिर से एक तरह से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वो समूह का व्यक्ति है। दूसरी उसने विशेषता बताई है कि इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी, यानी कि व्यक्ति तो जो स्वतंत्रता है उसकी जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहेगी, बल्कि यह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, क्योंकि जनहित में कार्य करना या कर्तव्य भावना का पालन ही स्वतंत्रता है, क्योंकि वो कार्य जो कर रहा है वो जनहित के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से वो वास्तविक स्वतंत्रता है। इसलिए जब राज्य मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि जनहित के कार्य करने के लिए बाध्य करेगा तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, यानी कि अगर राज्य के द्वारा आदेश होता है तो व्यक्ति उसमें आसानी से कार्य करेगा जनहित के लिए। इस प्रकार राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा, बल्कि उसे वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता यहाँ प्राप्त होगी। तीसरी वो विशेषता बताता है कि समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याययुक्त होती है, ठीक है ना। समझौते के आधार पर जो सामान्य इच्छा है वो सदैव ही न्याययुक्त यहाँ होगी और जनहित उसका लक्ष्य होगा। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकता, उसका ही तो सामान्य इच्छा और द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने में ही है। यहाँ रूसो कहता है कि व्यक्ति ने जो सामान्य इच्छा निर्मित की है उसके सिद्धांत पर ही वो कार्य करेगा। तो साथियों ये 3-4 विशेषताएं रूसो ने यहाँ सामान्य इच्छा की बताई है, समझौते की बताई है, इस प्रकार रूसो ने समाज के लिए सामाजिक समझौता किया है। तो यहाँ इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं रूसो के बारे में कि जो रूसो का जन्म है वो 1712 से 1778 तक यहाँ हुआ है। रूसो का जो है सामान्य परिचय हमने पढ़ा, ठीक है, उसकी जो पूरी जीवन के प्रारंभ से अंत तक उसको देखा है हमने। उसकी रचनाओं के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, आप उसको अपनी नोट में नोट कर लें। फिर अपन बात करते हैं रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत में मानव स्वभाव की वो यहाँ चर्चा करता है, प्राकृतिक अवस्था की वो चर्चा करता है, अनुबंध तथा सामाजिक समझौते की वो यहाँ चर्चा करता है। तो साथियों आप अपने नोटबुक से भी लगातार प्रैक्टिस करते रहे, जो यहाँ क्लासेस हुई है उसको भी आप पढ़ते रहे। अगली क्लास में अपन आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।